हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक केसरी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा 2023 का जो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको पिछले 10 साल के यानी 2023 से लेके 2013 तक के जो प्रीवियस ईयर सोशल साइंस के क्वेश्चन है उसको मैं फुल डिस्कशन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूँगा इसमें। तो मेरे इस वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों तक शेयर करें। यह जो वीडियो है जो भी आपके जो बच्चे जो क्लास 10th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको इस वीडियो से अंदाज़ा लगेगा कि आने वाले जो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है और सेक्शन ए जो हमारा है वह क्या है आपका, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या होता है, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट हम इनको देखते चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट टू द लोकल कंपनी विच गोज फॉर ज्वाइंट प्रोडक्शन विथ एन एमएनसी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक कोई लोकल कंपनी है वह किसी एमएनसी के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन में आती है, यानी एमएनसी के साथ कोलैबोरेशन करती है और ज्वाइंट प्रोडक्शन करती है, तो क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे, तो ऑप्शन जो हमारा पहला है कि एमएनसी प्रोवाइड मनी एंड टेक्नोलॉजी टू लोकल कंपनी, यानी जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेगी, लोकल कंपनी को बहुत सारे पैसे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। तो क्या ये लोकल कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, तो यस बेनिफिशियल होगा। तो यह हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन और भी हम नीचे जो ऑप्शन है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है क्या बोल रहा है कि एमएनसी टेक ऑल द डिसीजन टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लोकल कंपनी, यानी एमएनसी जो है सारे डिसीजन लेगी लोकल कंपनी से रिलेटेड। तो अगर एमएनसी जो है सारे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देगी लोकल कंपनी के, तो यह लोकल कंपनी के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए तो नुकसान होने लगेगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन जो बोला है एमएनसी परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ द लोकल कंपनी फॉर अ फास्टर प्रोडक्शन, यानी जो आपके लोकल कंपनी के सारे शेयर सारे उसके जो ओनरशिप है वह एमएनसी खरीद लेगी। तो यह भी आपके क्या होगा, यह भी आपका एमएनसी लोकल कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन जो बोला है कि एमएनसी माइट आस्क फॉर लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द लोकल कंपनी, एमएनसी लोकल कंपनी से अपने अपने मतलब कंपनी में लेबर और कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के लिए बोल सकती है। तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यह जो आपका क्वेश्चन है यह क्या है, तो यह आपका क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, उसी चैप्टर से आया हुआ है। तो जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यानी यहाँ पे कुछ इधर आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दिया है, यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आपको वो देख रहे हैं कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो पहला जो है प्राइमरी सेक्टर में मनी लेंडर, तो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में आपके सर्विसेज मनी लेंडर जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आपके लोन देते हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है। लेकिन यह प्राइमरी सेक्टर के पार्ट नहीं है, या किसके पार्ट है, तो ये आपके सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर के पार्ट है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती है, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल एक्टिविटीज आते हैं इसमें, ठीक है। नाउ बी नंबर ऑप्शन क्या बोला है कि सेकेंडरी एक्टिविटी पृष्ठ, पृष्ठ जो होते हैं आपके आपके सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आते हैं आपके इंडस्ट्रीज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा ऑप्शन क्या है, ए भी गलत बी भी गलत। तो टर्शियरी सेक्टर बैंक, हाँ तो बैंक क्या होते हैं आपके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, आपके मनी के डिपॉजिट्स को रखते हैं यहाँ पे, तो यह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टर्शियरी सेक्टर भी हमारा क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्टिविटी कौन है, तो टीचर टीचिंग इन स्कूल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है क्या। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता क्या है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके क्या होते हैं, जो आपके वेजेज होते हैं वह फिक्स्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे आपका जो वर्किंग आवर होता है वह फिक्स्ड नहीं होता है, और आपको मंथली बेसिस पे या फिर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो टीचर का जो जॉब है या आपका क्या है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। वर्कर्स भी आपके जो होते हैं बिग फैक्ट्री का, उनका भी जो आपका जॉब पीरियड होता है वह फिक्स्ड होता है। डॉक्टर्स भी होते हैं, इनका भी हॉस्पिटल में इनका भी एक वर्किंग जो पीरियड होता है वो फिक्स होता है। लेकिन जो डेली वेज लेबरर हैं इनका जो कोई भी वर्किंग जो पीरियड है वह फिक्स नहीं रहता था। हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन्स एक्टिविटी इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके होते क्या, तो मैंने बताया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो आपके
बहुत सारे सेम बैकग्राउंड के लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक इशू को पूरा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपके सेविंग्स है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसे रखे गए हैं और जो लोन किसी को दिया जाता है उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैनेजर ऑफ बैंक होगा क्या, तो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप में बैंक का मैनेजर होता है तो नहीं, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। अब मेंबर ऑफ एनजीओ, तो यह भी हमारा गलत है। जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो डिसीजंस होते हैं वह सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स ही लेते हैं, ठीक है, ना कि कोई दूसरा लेता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयरिंग से हम लोग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए इसको हम लोग पढ़ेंगे और सही ऑप्शन चुनेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स, यानी क्या पावर शेयरिंग से जो आपका मेजोरिटी कम्युनिटी है वह अपने विल को, अपने इच्छा को किसी दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज करता है क्या, थोपता है क्या, नहीं। तो पावर शेयरिंग से क्या होता है, पावर शेयरिंग से आपका जो आपके पावर को शेयर किया था उससे आपका कोई इम्पोजिशन ऑफ विल्स नहीं होता, सब में पावर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट 1 है यह हमारा गलत है। सेकंड जो ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। या पावर शेयरिंग से क्या होता है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा लड़ाई का जो पॉसिबिलिटी होता है वह कम हो जाता है। तो हाँ, यह हमारा ऑप्शन सही है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर को में स्टेबिलिटी बनाए के रखने के लिए पावर शेयरिंग नेसेसरी होता है। तो हाँ, पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल इंटिटीज के बीच अगर हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे तो उसमें भी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। फोर्थ नंबर क्या बोला, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल अपोजिशन अमंग द पार्टी। या जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके बीच आपका क्या करता है, उनके बीच अपोजिशन, सोशियो इकोनॉमिक अपोजिशन यानी मतभेद पैदा करता है। तो जी नहीं, यह ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो कौन सा बस हमारा सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से करेंगे। यहाँ पे अगर एक वर्ड भी इधर उधर समझ में नहीं आया, मिस्टेक हो गया तो हमसे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि असर्शन में क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टी वे आर इंपॉर्टेंट इन द। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, जो असर्शन और रीजन जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पता करने का कोशिश करेंगे असर्शन और रीजन को पढ़ के कि क्या दोनों असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है या गलत, पहले तो यह तो पता करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि एक सही हो गया, ठीक है, एक गलत हो गया, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है और हमारा ऑप्शन नंबर बी है यह दोनों हमारे मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे दोनों जो स्टेटमेंट है यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है कि नहीं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ठीक है। तो पहले तो हमको यह पता करना है कि दोनों ट्रू हैं कि नहीं। तो असर्शन हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आर इंपॉर्टेंट इन द फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के फंक्शन में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारा असर्शन जो है यह बिल्कुल सही है। सेकंड जो आपका रीजन क्या बोल रहा है कि द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के बनने में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को फॉर्म करना है, आप सोचिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी आपको किसी को फॉर्म करना है तो क्या उसको मीडिया की आवश्यकता है क्या? पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने में मीडिया की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के आइडियाज़ को या पॉलिटिकल पार्टी के जो आपके जो भी उनके इशूज होते हैं या फिर जो उनके आइडियाज़ हैं उनको स्प्रेड करने के लिए, उनको प्रोपोगेट करने के लिए क्या है, मीडिया की आवश्यकता है, ना कि उसको फॉर्म करने के लिए। तो हमारा जो है असर्शन सही था लेकिन रीजन जो है यह गलत है, ठीक है, क्योंकि मीडिया कोई रोल प्ले नहीं करता पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन में। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने में यह हेल्प करता है। तो हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी असर्शन हमारा सही है और जो हमारा रीजन है वह गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, टाइम बचाने का कोशिश करेंगे, यानी हम लोग पहले यह पता करेंगे कि दोनों सही है कि नहीं। अगर ये गलत हो गया तो हमारा, अगर मान लो कोई भी गलत हो गया, असर्शन भी गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलता है कि बोथ आर ट्रू, ठीक है। अगर बोथ ट्रू होंगे तब हम लोग नीचे वाले दो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तब ऊपर वाले में हम देखेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पे देखिए ऐसे जो मैच वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें अगर मान लीजिए मैं ट्रिक बताता हूँ, इसमें अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है,
ठीक है। तो आपको सारे के सारे अगर नहीं आते हैं तो इसमें से हम एक या दो चीज़ों को देखेंगे और ऑप्शंस में मैच करेंगे। अगर वह मैच करेगा तो बाकी चीज़ों को हम लोग नहीं भी देख सकते तो चलेगा, ठीक है। इससे टाइम बचेगा हमारा। जैसे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि एक तरफ आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं और एक तरफ आपके लिस्ट दिए गए हैं। यह जो क्वेश्चन है आपका सिविक्स का जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है, वहाँ उसमें मैंने पढ़ाया था कि अब क्या होते हैं आपके तीन आपके लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं इस पे यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो आपके क्या लेती है, डिसीजंस लेती है, लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो उसमें कुछ आपके मैंने सब्जेक्ट्स बताए भी थे। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका देखिए ऊपर वाला छोड़ देते हैं हम, ठीक है। पुलिस देखते हैं। पुलिस जो होता है वह क्या होता है, तो आपको पता ही है, पुलिस जो होता है स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। अगर ऐसे भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उनको क्या, तो आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे। आपको क्या होता है कि यूपी जो स्टेट है या बिहार स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है, गुजरात है, या फिर आपके बहुत सारे मध्य प्रदेश है, सारे के जगह पे क्या होता है, सारे के जगह जो पुलिस होते हैं वह अलग अलग होते हैं। तो अगर मान लेते हैं अगर वह यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं तो क्या होता है कि पूरे इंडिया में एक समान एक मतलब कैटेगरी के पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हमको हर स्टेट में अलग अलग पुलिस के डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी क्या, पुलिस जो हमारा है वह क्या है, हमारा स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या कि जो सेकेंड है उसका जो थर्ड में जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो कॉलम है, यानी कॉलम ए का जो सेकंड है और बी में थर्ड किस में मैच कर रहा है, तो यह बस आपके ए में मैच कर रहा है। तो बाकी ऑप्शंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से क्या करेंगे, यहीं से हम लोग टिक कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके जो कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं इसमें जो आपके डिसीजंस होते हैं वहाँ पे कौन लेते हैं, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लेती हैं। यूनियन जो लिस्ट है इसमें कौन, तो इसमें आपके बस सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डिसीजंस लेगी, स्टेट लिस्ट में बस स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, और रेसिड्यूरी लिस्ट में वह सारे जो आपके सब्जेक्ट्स दो इन तीनों में नहीं है वह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, पुलिस हमारा स्टेट लिस्ट का पार्ट है, डिफेंस हमारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है, और रीप्रोग्रामिंग हमारा रेसिड्यूरी लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यह हमारा क्या है, तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि किस कंट्री के पास वन पार्टी सिस्टम है। तो आपको पता है कि चाइना इसका सही आंसर होगा, चाइना के पास वन पार्टी सिस्टम है। इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम, अमेरिका बाई पार्टी सिस्टम, पाकिस्तान मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ लोगों को यह भी कन्फ्यूजन होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कंट्री जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे केवल एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको हम लोग वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जहाँ दो पार्टी हो उसको हम लोग बाई पार्टी, और जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टियाँ हो उसको हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ना है, और कुछ स्टेटमेंट सही है, कुछ स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग क्या कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो हाँ, सही बात है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है, क्या बोला है, कम्युनिटीज है फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस देयर रिलीजन। तो यह भी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ, इंडिया में ऐसे हैं जो कम्युनिटी है वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, और उनके पास यह फ्रीडम है, यह हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है। क्लास 9 में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाए थे। स्टेट हेल्प्स कम्युनिटी बाय गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय देम। तो हाँ, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो आपकी वह क्या करती है, कम्युनिटी को आपके एड भी, यानी कुछ आपके हेल्प भी प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए। एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है आपके कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स, या फिर कुछ पैसे वगैरह, या फिर कुछ दूसरे चीज़ों को देख के उनको कुछ बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है। तो हाँ, स्टेट करती है। तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या है, यह ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका यह हमारा भी ए वाला भी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड भी सही है। लास्ट वाला पढ़ते हैं। फोर्थ का बोला इंडिया बिलीव्स इन थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या है, थियोक्रेसी का मतलब होता है वह कंट्री जहाँ पे रूल ऑफ गॉड हो, यानी गॉड का शासन चले। तो इंडिया में गॉड का शासन चलता है नहीं, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कौन, बस स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। तो कौन सा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, यह क्या बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर पार्लियामेंट। तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा स्वीडन होगा। स्वीडन में आपके क्या होंगे, सबसे ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, या आपका जेंडर
कास्ट और रिलीजन वाले चैप्टर से है, ठीक है। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला कि यहाँ पे आपके क्या दिया, एक तरफ लीडर्स के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनके द्वारा प्ले किए गए रोल्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग फास्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आपको हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ना पता हो तो यहाँ पे, लेकिन जो हमारा ए है आपको पता है कि ये जो है वह क्या है, विक्टर इमैनुअल जो सेकंड थे, यह क्या थे, इटली के किंग प्रोक्लेम किए गए थे आफ्टर द यूनिफिकेशन। इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था, तो आपको पता है कि इटली का यूनिफिकेशन 1861 में किया गया था, ठीक है। इसके जो मेन लीडर थे वह कौन थे, तो मेन लीडर आपके गुसिप मैजनी, काउंट कैमिल ड्यूक कैब्योर और गुसिप गैरिबाल्डी थे, ठीक है। और किंग कौन बने थे 1861 में, तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और जर्मनी के किंग कौन बने थे, तो काइजर विलियम, ठीक है, काइजर विलियम वन। और वहाँ के जो आपके मेन जो मतलब जो चीफ मिनिस्टर थे प्रसिया के, उनका जो जो मतलब सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम क्या था, तो ऑटोवन बिस्मार्क, ठीक है। यह सब हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ए नंबर है वह 4 में जाएगा। तो यहीं से अगर हम कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करें बनाने के लिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारा सी ही बस दिख रहा है जहाँ पे ए का 4 बस मैच का। तो हम यहीं से टिक करके आगे बढ़ते चलेंगे, ना कि पूरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। विक्टर इमैनुअल सेकंड का जो है 4th में जाएगा। गुसिप मैजनी जो थे यहाँ आपके कौन थे, तो यहाँ आपके यंग इटली मूवमेंट के फाउंडर थे, ठीक है। यंग इटली जो ग्रुप था उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। गुसिप गैरिबाल्डी कौन थे, तो इन्होंने जो सिसिली है, सिसिली कौन है, तो इटली क्या, यह जो मैप है इटली का, तो यहाँ पे आपके जो आइलैंड है इटली के नीचे, ठीक है, इसको इन्होंने मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह जो वाला पार्ट इसी को हम लोग सिसिली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सार्डिनिया या पेडमोंट है, ठीक है। और वैसे ही आपके बहुत सारे हैं जैसे यह आपका लॉम्बार्डी रीजन है, ठीक है। तो इस इटली ऐसे ही बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। इसी को जो यूनिफिकेशन जो था आपके सिसिली का, इसको यूनिफाई करने के लिए किसका यूनिफाई किया था, आपको कौन, इसको यूनिफाई किया था गैरिबाल्डी ने, ठीक है। और जो काउंट कैबोर थे या कौन थे, तो यह आपके चीफ मिनिस्टर थे इटली के, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और जर्मनी के यहाँ पे कौन, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, तो आपको पता है कि जर्मनी आपका 1871 में यूनिफाइड हुआ था। और किंग कौन प्रोक्लेम किया गया था, तो काइजर विलियम वन, ठीक है। और मेन लीडर का नाम, तो ऑटोवन बिस्मार्क। यह सब हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट आउट द बंगाल गैजेट द फर्स्टली वीकली मैगजीन, यानी फर्स्ट जो वीकली मैगजीन था, तो इसको कौन लाया था, तो आपको पता होगा कि इसको जो लाया था उनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। लेकिन ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले जो इंडियन थे जिन्होंने बंगाल गैजेट को पब्लिश करना स्टार्ट किया, उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। मैंने नोट्स में भी लिखाया हुआ है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो आपके बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, इसका नाम क्या था, केसरी। और आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा भी स्टार्ट किया गया, तो उसका नाम था संवाद कौमुदी। यह सब हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत सारे आपके बुक्स के और राइटर्स के नाम लिखाए थे, ठीक है। जैसे कुछ पर्शियन न्यूज़पेपर थे, जामे जहां नामा, ठीक है, शमसूल अखबार। वैसे ही आपके गुजराती न्यूज़पेपर, ठीक है, कुछ उसका नाम था। और वैसे ही आपका एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आपके कौन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नोट्स के जो फोटोज है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ। कोई अगर स्टूडेंट जिनके पास नोट्स है वह चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे गीत गोविंद को जयदेव ने पब्लिश किया था, ठीक है, दीवान हाफिज के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आपके कौन थे, तो इसके अलावा बंगाल गैजेट जो है 1718 में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहले जो इंडियन थे जिन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था, उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। इसके अलावा बहुत सारे आपके जो राइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे लिखा था बहुत सारे बुक। जैसे यहाँ पे जामे जहां नामा है, शमसूल अखबार है, बॉम्बे समाचार है, ठीक है। वैसे ही आपके संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, समाचार चंद्रिका जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लोग थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और वैसे ही आपकी जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी रुकैया वहाँ रस सुंदरी देवी, वह भी नोट में देखिए। यहाँ पे अमर जीवन उनका जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी था 1876 में उन्होंने पब्लिश किया था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी यहाँ पे एक वुमेन का नाम था, ठीक है। वैसे ही आपका कैलाश भासनी देवी थी। महाराष्ट्र रिलेटेड कौन था, तो ताराबाई सिंह। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि अलग अलग रीजन्स के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इस रीजन से कौन सी आपकी वुमेन जो रिफॉर्मर्स थे वह रिलेटेड हैं। तो बंगाल से आपके कौन रिलेटेड थी, तो कैलाश भासनी देवी। महाराष्ट्र ताराबाई सिंधे, पंडिता रामाबाई। वैसे ही आपके जो पंजाब थे, पंजाब से उन्होंने राम चड्ढा नाम के एक व्यक्ति ने क्या लिखा था, तो स्त्री धर्म विचार पुस्तक लिखा था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
13 नंबर पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्री इंक्रीज इन द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s टू 1816, यानी 1860 के बाद एक्सपेंशन, रेलवे के एक्सपेंशन के साथ किस इंडस्ट्री को ज़्यादा। तो यह जो आपका क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से है, जो आपका 3rd चैप्टर है हिस्ट्री का। लेकिन यह जो आपका जो सेक्शन है उस चैप्टर का, वह आपके जो 2024 का एग्जाम होगा इसमें से कट गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री को क्या हुआ था, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था उसका। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि वाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी, आइडेंटिफाइड द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए नंबर से, यानी पॉवर्टी और डिजीज के कारण क्या होता है, जो आपके यूरोपियंस थे वो अमेरिका फ्ली करके गए थे। यह हम अभी हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से है, लेकिन यह वाला जो सेक्शन है ये आपके एग्जाम के सिलेबस में इस बार का, यानी 2024 के एग्जाम के सिलेबस में है, लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वह हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यह हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें मैंने बहुत सारा आपको चीज़ बताया था, ठीक है। कुछ आपके क्रॉप्स के नाम थे, कुछ आपके बहुत सारे फूड आइटम्स के नाम थे, कुजिन्स के नाम थे, उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन से कहाँ गए थे। जैसे कौन था, नूडल्स आपका चाइना से ट्रेवल करके गया है कहाँ पे, यूरोप में। पास्ता जो उसको अरब ट्रेडर्स लेके गए थे इटली में, ठीक है। सिल्क रूट वगैरह के बारे में रिवाइज कर लीजिए एक बार। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे आपके बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और आपको क्रॉप के बारे में पता करना है। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन है क्या बोला है कि दिस इज द स्टेपल फूड क्रॉप। स्टेपल यानी स्टेपल का मतलब क्या था, मुख्य फूड क्रॉप है। तो कौन से मुख्य फूड क्रॉप है, वीट और राइस, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। स्टेपल आ गया तो वीट और राइस में से ही कोई दो होगा, ठीक है। और बोला है खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप तो वीट तो ऐसे ही चला गया, वीट हमारा क्या है, वीट हमारा राबी क्रॉप है, राइस हमारा खरीफ क्रॉप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टेपल नहीं दिया रहता, दूसरा दिया रहता, तो पहले जो खरीफ क्रॉप से आपका वीट चला गया, यह दोनों आपके क्या है, आपके खरीफ क्रॉप हैं, ठीक है। और जो आपका राइस है इसको एनुअल रेनफॉल ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसको मिनिमम जो रेनफॉल होती है 125 सेंटीमीटर पर एनुअल रेनफॉल इसको रिक्वायरमेंट था मिनिमम, ठीक है। यानी तो यहाँ पे दिया हुआ है एबव 100 सेंटीमीटर। जो आपका ज्वार है या आपका इसको 40 सेंटीमीटर के आसपास पानी चाहिए, मीन्स को 70 से 100 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में पानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच आर द कॉलम एक तरफ रिवर दिया गया है और बी में आपका डैम्स, बहुत सारे डैम्स के नाम दिए गए हैं। तो आपके मैंने जो आप वाटर वाला चैप्टर है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डैम्स हैं, डैम्स का आप मैप पे लोकेशन और किस स्टेट में और किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, सब ध्यान में रखिएगा, या क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछेगा, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो सबसे पहला जो है महानदी के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया, तो महानदी के ऊपर आपका हीराकुंड डैम बनाया गया, जो कि कहाँ है, जो कि आपका ओडिशा में सिचुएटेड है, ठीक है। वैसे ही आपका जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा डैम, तो सरदार सरोवर डैम, जो गुजरात में सिचुएटेड है। चंबल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इतना ही ऑप्शन से हमारा कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसको हम टिक करके आगे बढ़ते चलेंगे। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चेनाब रिवर के ऊपर कौन है, सालाल डैम है। और हमारा चंबल रिवर के ऊपर महाराणा राणा प्रताप सागर डैम, या कहाँ है, राजस्थान में। सालाल डैम कहाँ है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। वैसे ही बहुत सारे आपके जो दूसरे क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगाल डैम, ठीक है। तो यह सब सारे डैम्स के नाम पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार आपके साथ शेयर भी कर, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कौन से रिवर के ऊपर कौन से डैम्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि ज़्यादा फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो पहला जो क्या बोला है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, तो एलुवियल सॉइल आपके कहाँ पे है, तो वेस्टर्न राजस्थान में। तो हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एलुवियल सॉइल है कहाँ, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल जो होते हैं रिवर्स के द्वारा कैरी किए गए जो एलुवियल होते हैं उनके डिपोजिशन से बनते हैं। तो हमारा वेस्टर्न राजस्थान में नहीं पाया जाता है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में पाए जाते हैं, ना कि नॉर्दर्न प्लेन्स में। एलुवियल सॉइल जो होता है वह नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। एरिड सॉइल जो होता है डेक्कन प्लेटू में, एरिड सॉइल का था, तो डिजर्ट सॉइल को हम लोग एरिड सॉइल ही बोलते हैं। तो डिजर्ट वाले इलाके में, यानी यह वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाए जाएंगे, ठीक है, ना कि आपके डेक्कन प्लेटू में पाए जाएंगे। लेटेराइट सॉइल जो होते हैं, लेटेराइट सॉइल क्या होता है, तो लेटेराइट सॉइल आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसे ब्लैक सॉइल होता है, इसके पास क्या होता है, इसमें कॉटन के लिए बेनिफिशियल होता है और इसके पास मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है? तो वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है, ठीक है। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विच आर द फॉलोइंग इज प्रिसाइडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग की प्रिसाइडिंग का मतलब होता है कि इसके पहले नीति आयोग के पहले कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी जो थी नीति आयोग की काम करती थी, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि किस गवर्नमेंट एजेंसी को रिप्लेस करके नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, किस गवर्नमेंट एजेंसी को। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि नीति आयोग जो था इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको बनाया गया। तो नीति आयोग का काम क्या होता है, तो नीति आयोग का काम मतलब प्लान्स तैयार करना, आगे प्लान जो प्लानिंग कमीशन काम करती थी वही काम नीति आयोग भी करता है, यानी जो आपकी गवर्नमेंट है उसके जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसको यह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपके 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपके बोल रहा है कि 5 आपके जो है फैमिलीज के इनकम दिए गए हैं, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करके एवरेज इनकम निकालना। तो एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, चारों को हम लोग ऐड करेंगे और इतना टोटल नंबर से यानी 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा हमारा 6000 प्लस 4000 10,000 प्लस 7000 17,000 प्लस 3000 यानी 20,000 डिवाइडेड बाई क्या है, तो 1 2 3 4 जितने नंबर्स हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो एवरेज आएगा कितना आएगा आंसर हमारा 5000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपके ग्राफ बेस्ड भी होते हैं, तो इसको हम लोग ढंग से करेंगे, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। जो आपके लोअर क्लास में मैथ्स पढ़ाए जाते हैं वैसे होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, ठीक है। सेक्शन बी को हम लोग थोड़े अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, तो इसका जो पीपीटी मैंने तैयार किया हुआ वो थोड़ा अलग किया है, ठीक है। ना हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे शॉर्ट आंसर हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर, यहाँ जो आपके क्वेश्चन होते हैं आपके 2 मार्क्स ईच के होते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन के कम से कम 2 पॉइंट्स जरूर लिखें, ठीक है, कि ताकि हर एक पॉइंट पे हमको 1 मार्क्स मिल सके। और वह जो हम लोग पॉइंट लिखेंगे टू द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, और जो आपका सही लिखेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर, यह क्या बोला कि मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 में जो आपका ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसमें 2 ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ वियना नेपोलियन के डेथ के बाद 1815 में हुआ था। जो नेपोलियन द्वारा क्या किया था, जो भी आपके टेरिटरी एक्वायर किए गए थे उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रीटी ऑफ वियना को यहाँ पे, और ट्रीटी ऑफ वियना का जो हेड था वह कौन था, तो आपको पता है कि ट्रीटी का वियना का हेड जो था वो आपका ड्यूक मेटरनिक था, जो कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। तो आइए आंसर इसका देखते हैं। हमारा जो ट्रीटी ऑफ वियना था इसके जो आंसर है, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना के 2 ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा यहाँ पे जो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ यूरोप था उसको रोकने के लिए किया गया, सॉरी फ्रांस था उसको रोकने के लिए किया गया था। जो हमारा नेपोलियन जो फर्दर एक्सपेंशन करता था आपके बहुत सारे ट्रीटी का, दोबारा फ्रांस के द्वारा ना हो उसके लिए किया गया था। और जो सेकंड ऑप्शन है हमारा क्या है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेरिटरी एक्वायर्ड बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन टेरिटरी को एक्वायर्ड किया था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो पता है कि जो बर्मन डायनेस्टी थी वह दोबारा रीस्टोर हुई थी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रसिया था उसको बहुत सारे आपके टेरिटरी को ऐसे बांट दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 22 नंबर, तो बोला कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, एक्सप्लेन द एग्जांपल, यानी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो आंसर है वह क्या है, तो आपका पहला जो ऑप्शन है वह क्या बोल रहा है कि आपको प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, यानी हम क्या करेंगे, रूरल एरिया में आपके स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, या हमारे क्या करेंगे रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे और साथ साथ लोगों को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली फिजिबल यानी थोड़ा रिच बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और क्या जो ग्रामीण इलाकों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या कनेक्टिविटी को हम लोग बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 23 नंबर, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर ऑफ द बाई पार्टी सिस्टम, या ऐसा क्वेश्चन आपके एक ऑप्शनल में ही था जहाँ पे कि कोई कंट्री 1 पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे मैंने बताया कि बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो बाई पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ पे दो आपके जो क्या है, 2 आपके जो पार्टी हैं उनके बीच क्या हो, पावर का शेयरिंग हो, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, आंसर क्या है हमारा। तो पहला जो ऑप्शन है वह क्या बोल रहा है कि पहला जो ऑप्शन बोल रहा है कि इन टू पार्टी सिस्टम पावर यूजुअली चेंजेज बिटवीन 2 पार्टी, यानी जो पावर होता है वह क्या 2 पार्टीज के अमंग शेयर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। 2 पार्टीज के अमंग जो हमारे पावर को शेयर किया जाएगा।
ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है वह क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द पार्टी हैव सीरियस चांस टू विन द मेजोरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यह जो सेकंड ऑप्शन है क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ए पार्टी है, ए और बी पार्टी है, तो क्या होगा, किसी ना किसी को तो मेजोरिटी जरूर ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपके गवर्नमेंट चांस होने के, जैसे आपका जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी पार्टी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टी होंगी, तो यहाँ पे चांसेज हैं कि आपका क्या, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आपके जो टू पार्टी सिस्टम है, किसी ना किसी एक पार्टी को सीरियस चांस रहेगा कि उसको मेजोरिटी मिले और गवर्नमेंट वह फॉर्म कर दे। और हमेशा क्या होगा, इन्हीं दोनों पार्टी के बीच क्या होगा, पावर का शेयरिंग होते रहेगा। यहाँ पे क्या है, दो फीचर्स हैं किसके, बाई पार्टी। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें तो आपके दो क्वेश्चन है 24 नंबर में। एक्सप्लेन एनी टू एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी टू एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या क्या दो स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए हैं। तो पहला जो आपका स्टेप है, या पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वह क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यानी हम लोग क्या करेंगे, ICAR का हम लोग एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। यानी क्या, ICAR क्या करता है, तो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च को कैरी ऑन करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत सारे बैठाया गया है। ठीक है, वेटनरी सर्विसेज को एनिमल के लिए जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसको बनाया गया। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, यानी एनिमल का जो ब्रीड है, एनिमल के जो आपके ऑफ स्प्रिंग है वह बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के, उसके लिए एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बैठाए गए हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी का मतलब जो आपके जो भू से रिलेटेड, यानी ज़मीन से, यानी आपके लैंड से रिलेटेड जो आपके इंस्टीट्यूट है, यानी लैंड की क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को देखने के, वैसे आपके बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए इस फील्ड में। वेदर फोरकास्ट, यानी वेदर के कंडीशन को पहले ही यहाँ क्या करेंगे, बता देंगे, उसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए हैं। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, रूरल एरिया में ज़्यादा प्रायोरिटी इन चीज़ों को दे। सेकंड जो है बोला कि इंप्रूवमेंट ऑफ द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसीडर्ड इसेंशियल बाय द गवर्नमेंट। यानी जो आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं क्या, तो जैसे रूरल एरिया में आपको क्या, रूरल एरिया में जो आपके एग्रीकल्चर से, यानी कैनल्स बनवाना, ठीक है, आपके हैंड पंप्स का सेटिंग करना, ठीक है, जो आपके पंपिंग सेट्स वगैरह हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, यह सब सिस्टम क्या, यह सब सिस्टम वहाँ पे डेवलप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का जो हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी टू फीचर द राबी क्रॉप। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। राबी क्रॉप को हम बारे में हमको दो उसके एक्सप्लेनेशन, मतलब फीचर्स लिखने हैं। तो राबी क्रॉप आपको पता है कि राबी क्रॉप जो होता है वो विंटर सीजन में आपका क्या सोन किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। हार्वेस्ट जो किया जाता है वो आपका समर में अप्रैल से जून के बीच। और जो आपका इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या है, वीट, बार्ली, पीच, ग्राम और मस्टर्ड है। ठीक है ना, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। सेक्शन नंबर जो हमारा सी है, ठीक है, वो जो हमारे, आइए हम लोग चलते हैं जो हमारा सेक्शन नंबर सी है। सेक्शन नंबर सी में क्या है, आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 3 मार्क्स ईच के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है 25 से लेकर 29 तक, या आपके 5 क्वेश्चन जो है या सेक्शन सी यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इस सेक्शन का, यानी 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर टुक शेप इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। यानी क्या हुआ, 19th सेंचुरी आते आते तक, यह हमारा जो क्वेश्चन है वह किस चैप्टर का है, तो हमारा प्रिंट कल्चर जो चैप्टर है हिस्ट्री का उससे है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी आते तक क्या हुआ कि नए विजुअल कल्चर का मतलब कि आपके जो पेंटिंग से रिलेटेड जो आपके चीज़ें थी वह नया शेप लेना स्टार्ट करी 19th सेंचुरी आते थे। इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता था कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, तो 19th सेंचुरी में आपका प्रिंटिंग प्रेस के फास्ट डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ कि आपके जो प्रिंटिंग मटेरियल्स थे, जो भी आपके प्रिंटिंग मटेरियल्स या विजुअल कल्चर्स थे, उनमें जो उनका जो प्रिंटिंग का जो स्पीड था, जो पेस था, पेस का मतलब रफ्तार था, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेसेज के नंबर बढ़ने लगे, जो विजुअल इमेजेज हैं उनके नंबर, उनके क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, उनके जो आपके मल्टीपल कॉपीज, उनके जो चीप कॉपीज है वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया मार्केट्स में। ठीक है, बहुत सारे पेंटर जैसे राजा रवि वर्मा ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में अपना मास सर्कुलेशन के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स
बनाने स्टार्ट कर दिए। उनके अलावा बहुत सारे पेंटर्स थे, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो आपके प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग जो आपके मटेरियल्स थे उनके ग्रोथ के चलते क्या हुआ, जो आपके जो भी पुअर वुड इनक्रेवर्स थे उनका डिमांड भी बढ़ने लगा, और वे लोग भी क्या करने लगे, जो आपके प्रिंटिंग प्रेस है उसके आसपास दुकान वगैरह इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो उनका भी क्या हुआ, उनका भी ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को मिला। और क्या बोल रहा है, उसके अलावा जो आपके थे जो बहुत सारे जो चिप प्रिंट्स या फिर चिप बुक्स थे या कैलेंडर्स थे या मार्केट में ईजिली अवेलेबल होने लगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल होने लगे। तो जो आपका गरीब से गरीब आदमी भी होता था वह क्या करता था कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को अपने घर में डेकोरेट करने के लिए मतलब खरीदता था, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत सारे जो नए आइडिया थे मॉडर्निटी के, ट्रेडिशन के, रिलीजन के, पॉलिटिक्स के, सोसाइटी के, कल्चर के, यह सब क्या होने लगे, धीरे धीरे मास सर्कुलेशन में यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इजीली अवेलेबल होने लगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। और ऐसे ही आप लोग चाहिए कोशिश करिएगा कि पॉइंट वाइज लिखने का, यानी जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है तो उसको 3 पॉइंट्स में लिखेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स, ठीक है। और आपके आगे आएंगे लॉन्ग आंसर्स में जो आपके 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, क्या बोल रहा है कि वाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यानी क्या डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं, डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, डेवलपमेंट जो हम करें वह सस्टेनेबिलिटी के साथ करें, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है आपका डेवलपमेंट के लिए, यानी सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जो क्या करें, प्रेजेंट के जो आपके नीड है उसको तो फुलफिल करें, लेकिन साथ साथ क्या करें, वह फ्यूचर के जो आपके नीड्स है उसके साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट मैं लेके आया आपके सामने क्या है कि द फास्ट पेस ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ काउज्ड सीरियस इन्वायरमेंट कंसर्न टू द इन्वायरमेंट एंड लैंड डिग्रेडेशन। यानी क्या हुआ कि आपका जो रफ्तार बढ़ रहा है डेवलपमेंट का, इसके चलते हमारा जो लैंड है या हमारा जो इन्वायरमेंट है वह सीरियसली क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके चलते जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो हमारे रिसोर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपके क्या हैबिटाट छीन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यह सब क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम लोग को इफिशियंटली इन सब के साथ डील करते हुए, यानी इन सब को साथ हम लोग क्या करते मतलब इन सबको हमको ध्यान में रख के तभी डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट मैं लेके आया हूँ क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपर द नीड ऑफ द प्रेजेंट। यही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए डेवलपमेंट इन विच द नीड ऑफ प्रेजेंट इज फुलफिल विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राउंड वाटर का अगर हम लोग यूज करने लगेंगे तो सारा ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, अगर ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है उनको ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सेकंड जो बोला कि व्हेन वी ओवर यूज द रिसोर्सेज, थर्ड हमारा when we use the resources it would not be available for the future generation। अगर क्या करेंगे हम लोग सारे रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या हमको जो भी रिसोर्सेज है उनको ओवर यूज से रोकना चाहिए ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनका भी फेयर शेयर यानी वह भी हमारे इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी थ्री टर्म्स ऑफ क्रेडिट, या जो आपका इकोनॉमी का चैप्टर से लिया गया, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में किन्हीं 3 को एक्सप्लेन करा था। आपको पता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, थर्ड है आपका डॉक्यूमेंटेशन और लास्ट है आपका मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं 3 को हमको लिखना है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो लोन लेते टाइम या क्रेडिट के टाइम पे आपका एक फिक्स्ड रेट जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है क्या बोलते हैं लोन को रीपे करते टाइम, ठीक है, वह डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट हो गया। कोलेट्रल क्या होता है, तो कोलेट्रल रेट आपका कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बोरोवर का होता है, ठीक है, उसका हाउस हो सकता है, शॉप हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जो बोरोवर ओन करता है उसको एज अ गारंटी ऑफ लोन बोरोवर रखता है किसके पास, जो लेंडर होता है उसके पास, ठीक है। नाउ जो थर्ड हमारा ऑप्शन है क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं उसमें जैसे आपका क्या होगा, मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, या सब जो होते हैं जो बोरोवर होते हैं उसके उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और उसका इनकम कहाँ से मतलब किस प्रकार से वह अर्न करता है, इसलिए के डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। मोड ऑफ पेमेंट का होता है किस मोड के थ्रू वह लास्ट में जो आपका लोन होगा उसका रीपेमेंट करेगा, कितने टाइम के बाद करेगा, ठीक है, कैश में करेगा, चेक में करेगा, इसको हम लोग मोड ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं 3 को हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग अगर एग्जाम में कोशिश करिएगा क्या कि यहाँ पे जो आपके की वर्ड्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट, इसको ना हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, इससे देखने में अच्छा लगता है, ठीक है।
नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू अकोमोडेट रीजनल डिफरेंसेज। क्या कि आपके 3 स्टेप्स लिखने हैं जो कि बेल्जियम गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था, जो आपके वहाँ पे रीजनल डिफरेंसेज थे। आपको पता है कि बेल्जियम जो था, बेल्जियम में बहुत सारे डिफरेंसेज थे। आपके 2 टाइप्स के लोग रहते थे, आपके डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है। तो उनमें अंदर जो रीजनल डिफरेंसेस थे उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो आपका जो पहला स्टेप था वह क्या था, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। क्या था कि आपके जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वह दोनों ही कम्युनिटी यानी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही ग्रुप्स के लोग वहाँ पे होते थे, ठीक है। तो अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो कोई भी एक ग्रुप क्या या फिर एक ग्रुप के मतलब लीडर्स के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था कि वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेकेंड था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन स्टेट गवर्नमेंट इन द 2 रीजन्स। और आपको यह भी पता था कि वहाँ पे जो डिफरेंट आपके स्टेट्स थे बेल्जियम में, वहाँ पे जो डिफरेंट रीजन्स थे सब में अलग अलग कंपोजिशन नहीं था आपके जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल हैं तो उनके बीच, ठीक है। कहीं पे किसी एरिया में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, किसी एरिया में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे। कैपिटल जो आपका सिटी था वहाँ पे जो आपके सिचुएशंस थे अलग थे। तो इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म की गई वहाँ के स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे इंडिया में भी है, ठीक है, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी क्या किया गया यहाँ पे पावर का डिवीजन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। और जो बोल रहा है कि यहाँ पे एक और क्या उठाया गया स्टेप, तो वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स थी वहाँ के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा एक दो और आपके जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब वहाँ पे कदम उठाया गया था, ठीक है। तो इसको भी अगर आप लोग चाहें तो एक पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो